नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। पाली जिले के गुंदोज गांव के रोहिणी माता मंदिर के पास रात भर यूं ही हंगामा होता रहा। गांव वाले दो लोगों को घसीटते नजर आए तो पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शोर दूर तलक सुनाई देता रहा। दरअसल रविवार की देर रात रोहिणी माता मंदिर में बाइक से 5 लोग चोरी करने आए थे। जैसे ही वो लोग मंदिर की दीवार फांदकर अंदर पहुंचे, आवाज सुनकर मंदिर की सुरक्षा में तैनात गार्ड नींद से जाग गया और उसने अपनी बंदूक से फायर कर चोर चोर की आवाज लगा दी। गोली की आवाज और शोर से 5 चोर भाग निकले, लेकिन इस हंगामे के बीच गांव वाले जमा हो गए और उन्होंने चोरों की तलाश शुरू कर दी। गांव वालों ने पास की झाड़ियों में छिपे 2 चोरों को तो पकड़ लिया, लेकिन 3 चोर भाग निकले। मंदिर में चोरी की खबर से गुस्साए गांव वालों ने चोरों की जमकर पिटाई कर दी। इस पिटाई की वजह से दोनों चोरों की हालत गंभीर है और दोनों को जोधपुर रेफर किया गया है। साथ ही पुलिस बाकी 3 चोरों की तलाश में लगी है। अलवर से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ रेलवे स्टेशन पर रविवार की शाम एक युवक मालगाड़ी की छत पर हाई वोल्टेज लाइन से चिपककर जिंदा जल गया। बताया जा रहा है कि अलवर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी मालगाड़ी पर चढ़कर एक युवक पटरी पार करने की कोशिश कर रहा था। तभी मालगाड़ी चल पड़ी और वो युवक हाई वोल्टेज विद्युत लाइन से चिपककर आग का गोला बन गया। खास बात ये है कि जिस बोगी के ऊपर से ये युवक चढ़ा था वो पेट्रोलियम पदार्थ ले जाने वाला टैंकर था। वो तो गनीमत थी कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त टैंकर खाली था, नहीं तो स्टेशन पर भारी तबाही मच सकती थी। करंट और आग की वजह से युवक की मौके पर ही मौत हो गई और इस हादसे को देख स्टेशन पर भारी अफरा तफरी मच गई। करंट लगने और जलने से जिस युवक की मौत हुई है, बताया जा रहा है कि उसका नाम मनीष था और बीबीएम सरकारी अस्पताल में मेल नर्स का काम कर रहा था। मृतक मनीष गोविंदगढ़ के अंबेडकर कॉलोनी का रहने वाला था। मैंने जैसे ही देखा वहाँ पर तो एक आदमी टंकी के पेट्रोल की जो टंकी है खाली थी, उस पर जल रहा था। तो तुरंत प्रभाव से जैसे कि हमको ट्रेनिंग में बताया जाता है कि बांस से गीली कोई भी चीज़ नहीं लगाएं, सूखे से मैंने बांस से बाजू की दुकान से लाया और एक गैंगमैन था, उसकी मदद से मैंने उसको रिमूव किया। श्री गंगानगर में एक बच्ची की अपहरण की कोशिश की खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। यहाँ दुर्गा मंदिर के नजदीक रविवार शाम को बाइक पर आए एक युवक ने एक लड़की की अपहरण की कोशिश की थी। सीसीटीवी कैमरे की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें साफ नजर आ रहा है कि एक लड़की अपने घर के पास पहुंचती है, तभी वहां खड़ा बाइक वाला उससे कुछ बातें करता है। लड़की को शक होने पर वो अपने घर का दरवाजा खुलता न देख बहाना बनाकर पड़ोसी के घर के अंदर चली जाती है। बाइक वाला बाहर खड़ा इंतजार करता रहता है, लेकिन जैसे ही वो उस लड़की को पड़ोसी के साथ आता देखता है, वो वहाँ से भाग निकलता है। बाइक वाले की इस हरकत को देखकर आशंका जताई जा रही है कि वह बच्ची को किडनैप करना चाहता था और इसी खबर ने बच्ची के परिवार वाले समेत पूरे इलाके की नींद उड़ा दी है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है, साथ ही सीसीटीवी में नजर आए शख्स की तलाश भी कर रही है। ट्यूशन से आई तो मेरे को ना वो पकड़ने की मतलब पकड़ के मेरे को टॉफी देने वाले थे। जब पकड़ के मेरे को टॉफी देने वाले तो फिर मैंने टॉफी को नाली के अंदर गिरा दिया और फिर वो मेरे को वो नाम बोल रहे थे कि वो जो नाम है ना वो नाम, और फिर जब मैं किसी के घर के अंदर भाग गई, जब मैं छुड़ा के और जब मैं घर के अंदर भाग गई तो मैंने आंटी को बुलाया। फिर आंटी ने बोला कि ना मैं बाहर जाके देख के आती हूँ कौन है, और जितनी देर वो बाहर आए उतनी देर में वो भाग ही गए। मुझे आते हुए अंदर यही कहा कि आंटी मुझे एक लड़का छेड़ रहा है। तो मैंने कहा मैं जैसे फटाफट बाहर आई ना, तो मेरे को कहता मैं अभी बाहर तो पहुंची नहीं बिल्कुल ही। तो मेरे को कहते दीपक कामरा का घर जानते हो? मैं कहा नहीं भाई हम तो नहीं जानते। इतने में वो क्या कि सेल्फ उसने बाइक स्टार्ट करी, 1 सेकंड में वो गायब हो गया। भरतपुर के रूपवास में जहरीली शराब से 8 लोगों की मौत के मामले में जहरीली शराब की सप्लाई के तार उत्तर प्रदेश से जुड़ते नजर आ रहे हैं। भरतपुर पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है,
जबकि इनके पास से 12 लाख रुपए की नकदी, एक कार और 5 मोबाइल फोन, लैपटॉप और लेबल मशीन बरामद की है। न्यूज 18 ने 14 जनवरी को ही आपको बताया था कि भरतपुर में जहरीली शराब उत्तर प्रदेश से सप्लाई की जा रही है और जांच में भी यही सामने आ रहा है कि नगला छीतर गांव के रहने वाले नरेंद्र गुर्जर ने चक सामरी गांव से 3 लोगों को 5 पेटी अवैध शराब सप्लाई की थी। अब इस पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, आखिर इतनी बड़ी तस्करी होने के बाद भी पुलिस खामोश क्यों थी और इतनी देरी से इस मामले में कार्रवाई क्यों कर रही है। 3 आरोपी और गिरफ्तार किए हैं, 3 पहले गिरफ्तार कर चुके हैं, जिनमें अवैध शराब बनाने के उपकरण, लैपटॉप, एक लेबल मशीन, एक गाड़ी, 12,48,300 रुपये और अन्य सामान बरामद किया है। श्री गंगानगर में गंदगी का ढेर लगता जा रहा है। जहां तक नजर जाती है सड़क पर कूड़ा ही कूड़ा नजर आ रहा है। दुकान के बाहर हो या गली के मोड़ पर कोई ऐसी जगह नहीं जहां कूड़ा कचरा न हो और ये सब हो रहा है सफाई कर्मियों के कार्य बहिष्कार की वजह से। बताया जा रहा है कि 2 महीने के बकाया वेतन को लेकर श्री गंगानगर के 600 से ज्यादा सफाई कर्मियों ने गलियों में झाड़ू लगाने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से गलियों में गंदगी का ढेर लग गया है। दरअसल श्री गंगानगर में 419 अस्थायी सफाई कर्मियों को 2 महीने से वेतन नहीं मिला है और 19 सफाई कर्मियों के साथ मिलकर 600 सफाई कर्मियों ने कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। दिवाली के टाइम के अंदर कम से कम 415 के बीच के अंदर अस्थायी कर्मचारी रखे गए थे, उनका अभी तक वेतन नहीं मिला, कम से 2 महीने हो गए। ठीक है, अब उनको हटा दिया गया है, वो हड़ताल पे चल रहे हैं। हाई टेंशन तार दे रहे टेंशन, गफलत में प्रशासन। ये प्रदेश की राजधानी जयपुर की सड़क है जहां कदम कदम पर खतरे हैं। यकीन नहीं तो इस तस्वीर पर जरा गौर फरमाइए। देखिए कितनी बेतकल्लुफी से ट्रैक्टर सवार सड़क पर अपनी शानी की सवारी लेकर आता है और आसमान से लटक रहे हाई टेंशन तार से सुरक्षित निकल जाता है। लेकिन हर आदमी इतना खुशकिस्मत नहीं होता। हाई टेंशन तार जयपुर के बाशिंदों के लिए टेंशन बने हैं। न्यूज 18 राजस्थान की टीम जब जयपुर की सड़कों पर जायजा लेने निकली तो हालात बेहद चिंताजनक थे। सबसे पहले संवाददाता दीपक व्यास ने पृथ्वीराज नगर के बदरवास इलाके का रुख किया। अमूमन इस रोड से भी जो गाड़ियां हैं वो निकलती हैं, कई ट्रक यहाँ से निकलते हैं, बसें भी कई बार यहाँ से निकलती है और ऐसे में आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो बिजली का ट्रांसफार्मर है, इसी ट्रांसफार्मर के पास से यहाँ पर बिजली के तार जो हैं वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप खुद भी इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर जमीन से कितनी ऊपर ये बिजली के तार यहाँ पर हैं। वैशाली नगर से सटी जगदम्बा कॉलोनी की स्थितियां तो और भी ज्यादा गंभीर हैं। टेंशन सबसे बड़ी हाई टेंशन ही है हमारे लिए तो ये तो, और खतरा रहता है। दिन बरसात के दिनों में सर की आवाज़ आती है, छत्ता लेके जाओगे तो भी आपको यूँ आवाज़ आएगी कि जैसे करंट आ रहा हो। बरसात के टाइम में शटर में करंट आता है। मतलब बरसात होती है तो उस टाइम में शटर के हाथ नहीं लगा सकते, उसमें करंट आता है, जबकि वो 10 फुट दूर है। कोरोना महामारी की वजह से लगे लॉकडाउन के 10 महीने बाद राजस्थान में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। कुछ स्कूल सुबह 9 बजे तो कुछ स्कूल सुबह 9:30 बजे और कुछ 10 बजे खुले। नो मास्क नो एंट्री के जो पोस्टर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। बार बार जो विद्यार्थी हैं उनको जागरूक किया जाए कोविड-19 की गाइडलाइन के लिए। और भीतर चल करके हम देखते हैं कि क्लास में जो आमतौर पे इस तरह का जो नज़ारा है वो जब परीक्षा होती है तब देखने को मिलता है कि इतना जो गैप है वो आमतौर पे इम्तिहानों के दौरान नजर आता है। सभी कवायद पूरी करने के बाद खुले स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जा रहा है। बच्चों के स्कूल पहुंचने पर सबसे पहले गेट पर ही उनका टेम्परेचर लिया गया और मास्क लगाने के बाद उन्हें अंदर जाने दिया। स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गेट के बाहर सफेद गोले बनाए गए ताकि उनमें 6 फीट की दूरी बनी रहे। ये राजधानी का एक स्कूल है जहाँ पर कि जो आज बच्चे पहुँच रहे हैं, अपने हाथ में अभिभावकों की सहमति का पत्र उन्होंने लिया हुआ है कि किस तरह से उन्हें अभिभावकों ने इजाज़त दी है स्कूल जाने की। उसके साथ ही यहाँ स्कूल में पहुँचने के बाद उनका थर्मल स्कैनिंग किया जा रहा है, हैंड सैनिटाइज किया जा रहा है, उसके बाद में उन्हें क्लासरूम की ओर भेजा जा रहा है।
10 महीने बाद स्कूल खुलने से एक तरफ जहां प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पटरी पर लौटने की उम्मीद जताई जा रही है, तो वहीं स्कूल आकर बच्चे भी टेंशन फ्री नजर आ रहे हैं। श्री गंगानगर में 10 महीने बाद 9वीं क्लास से 12वीं क्लास के बच्चे जब स्कूल पहुंचे तो उनके चेहरे खिले खिले नजर आए। इन स्टूडेंट्स का कहना है कि क्लास तो ऑनलाइन भी चल रही थी, लेकिन क्लासरूम में बैठकर पढ़ना अलग बात है और उन्हें स्कूल आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, हमें बहुत खुशी हो रही है हमारे स्कूल में आके। मैम ने इतनी की है फैसिलिटीज़ हमारे स्कूल में लाने की, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मुझे दिनों बाद में स्कूल आ रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और इससे भी लोग आ रहे हैं तो एक नई सी फीलिंग आ रही है। सभी टीचर से मिलेंगे और फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा, अच्छे डाउट क्लियर होंगे। स्कूल में बहुत अच्छा लगा। इसके पहले ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, वो भी अच्छी हो रही थी। उसके द्वारा हमने एक नई टेक्नोलॉजी भी सीखी है, पर स्कूल का इन्वायरमेंट होता है, हमें स्टडी इन्वायरमेंट भी मिलेगा। वैसे तो ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत अच्छी चलती थी, पर स्कूल में आने का अलग ही मजा आता है। वडोदरा में विवाहों के पंजीकरण और जन्म रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया आसान बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 2009 और राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2000 में आवश्यक संशोधन करने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी से राजस्थान में विवाह अधिनियम और जन्म पंजीकरण के नियमों की प्रभावी पालना सुनिश्चित की जा सकेगी। आयोजन एवं सांख्यिकी विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक राज्य सरकार की ओर से अब सभी जिलों में जिला विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के साथ साथ अतिरिक्त जिला विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और ब्लॉक विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। साथ ही इस अधिनियम के तहत विवाह पंजीकरण की आयु और रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। इसी प्रकार राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2000 में संशोधन के लिए आयोजन एवं सांख्यिकी विभाग के प्रस्ताव के अनुसार बालक या बालिका के जन्म रजिस्ट्रीकरण को 15 साल से अधिक हो जाने की स्थिति में भी रजिस्ट्रीकरण के नए नियमों के लागू होने के 5 वर्ष बाद तक नाम दर्ज करवाए जा सकेंगे। जन्म रजिस्ट्रीकरण को 15 वर्ष से अधिक हो जाने पर नाम दर्ज करवाने के लिए 5000 रुपए फाइन देना होगा। कानून का पहरुआ बना समाज के लिए मिसाल। रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा होने से तस्वीर नहीं बदलती। तस्वीर बदलने के लिए कुछ ठोस करने के लिए धरातल पर उतरना पड़ता है। यकीन नहीं तो जयपुर ट्रैफिक पुलिस के पीआई से पूछिए। इनसे सुनिए कैसे इन्होंने एक भीख मांगने वाले बच्चे के हाथ में न सिर्फ कागज कॉपी पकड़ाई बल्कि उसकी आंखों में कुछ बनने का ख्वाब भी सजाया। हमारा प्रयास रहेगा इस बच्चे को पढ़ा लिखा करके शिक्षित बनाने का, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने का और इस बच्चे को मुख्य धारा में लाने का। सड़क पर घूम रहे 6 वर्ष के इस बच्चे की मां तो है, लेकिन मानसिक रूप से भी मां। हैरत की बात है कि खाना बदोश होने के बाद भी यह बच्चा सड़क पर किसी से भीख नहीं मांगता। मैंने ये देखा कि ये बच्चा एक भिखारी और गुम्मंतु जाति का होने के बावजूद भी ये कभी भीख मांगता हुआ नहीं दिखा। मैंने इससे कई बार बात करी तो बड़ी बोली इसकी साफ और एक उत्सुक टाइप बोली लगी। पीआई सोनचंद ने बच्चे की किस्मत संवारने की दिशा में हाथ बढ़ाया। इसके बाद तो जैसे इनके मातहतों में भी मददगार बनने की होड़ लग गई। सेल्फ फाइनेंस स्कीम होगी बंद, प्रस्ताव तैयार, मंजूरी का इंतजार। स्टूडेंट स्ट्रेंथ कम हुई है, इंटेक कम हुआ है, इनकम उतनी होती नहीं है, तो हमने प्रस्ताव रखा है जिसको डिस्कशन चल रहा है। बिल्कुल सही सुना आपने। सरकार की कवायद अमल तक पहुंची तो प्रदेश में स्ववित्त पोषित यानी SFS कार्यक्रम के तहत चल रहे 11 इंजीनियरिंग कॉलेज सरकार के अधीन होंगे। अब इस कवायद की वजह भी जान लीजिए। दरअसल SFS मोड पर चल रहे कॉलेजों को राज्य सरकार से किसी तरह की आर्थिक मदद नहीं मिलती। छात्रों की फीस से ही कॉलेजों को पूरे खर्च वहन करने होते हैं। लिहाजा छात्रों के कम एडमिशन का सीधा असर इन कॉलेजों की माली हालत पर पड़ता है, जिससे कि यहाँ के जो कार्मिक है, चाहे वो टीचर्स हों चाहे नॉन टीचिंग के स्टाफ हो, उनके जो वेतन भत्तों की सुनिश्चितता हम प्रदान करें।
फिलहाल तकनीकी विश्वविद्यालय प्रदेश में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों की सीटें और पाठ्यक्रम तय करता है, जबकि प्रशासनिक मामलों पर संबंधित कॉलेज के गवर्निंग बोर्ड यानी BOG में फैसले होते हैं। ऐसे में तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को सीएम गहलोत की मंजूरी मिली तो सभी कॉलेजों के प्रशासनिक निर्णय एक स्थान से होंगे। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। गया से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें चोरी के शक में 2 लोगों को सैकड़ों लोगों ने पीट दिया। बताया गया है कि गांव वालों ने उन्हें पीटने के बाद एक कमरे में बंद कर दिया था और जब पुलिस उन लोगों को छुड़ाने पहुंची तो हंगामा खड़ा हो गया। लाठियों और डंडों से लैस कुछ लोगों ने पुलिस वालों की इस कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया। सैकड़ों की भीड़ ने पुलिस वालों की पकड़ से उन 2 लड़कों को छीनने की कोशिश भी की, लेकिन गांव के ही कुछ लोगों की मदद से वहां मौजूद पुलिस वालों ने इसे नाकाम कर दिया और उन्हें काफी मशक्कत के बाद गाड़ी में बैठा लिया। लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। कुछ लोगों ने तो पुलिस की गाड़ी को ही आगे से घेर लिया और उस पर डंडे बरसाने लगे। हालांकि पुलिस ने भी समझदारी दिखाई और मौका देखते ही भीड़ के बीच से गाड़ी लेकर वहां से रवाना हो गई। साइबर इकोनॉमिक फ्रॉड के मामले में यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 14 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। ये आरोपी गिरोह बनाकर फर्जी आईडी से सिम लेते थे और फिर तमाम बैंकों में खाता खोलकर गलत तरीके से रुपयों का लेन देन करते थे और इस रकम का वो आपराधिक कामों में इस्तेमाल करते थे। एडीजे लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। आरोपियों के पास से 250 सिम और बड़ी संख्या में रैपर भी बरामद किए गए हैं। मुख्य आरोपी प्रेम सिंह दिल्ली में लोगों को सिम बेचा करता था और पुलिस के मुताबिक इस काम में कुछ विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, जिनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। 1500 प्री एक्टिवेटेड सिम दिल्ली के लोगों को दिए हैं, जिसमें कुछ विदेशी नागरिक भी शामिल हैं और ये लोग विभिन्न बैंकों में खाता खोलकर अज्ञात स्रोतों से धनराशि स्थानांतरित करके उक्त धनराशि को कॉर्डलेस पेमेंट मोड से एटीएम और अन्य माध्यमों से आहरित कर लेते थे। मेरठ पुलिस ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है जो खुद को सीबीआई का अफसर बताकर लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देता था। आरोप के मुताबिक इस शख्स ने अब तक 8 से 10 लोगों को ठगा है। उसके पास से 70,000 रुपए, फर्जी आईडी कार्ड और कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए हैं। कुछ लोगों से वो ठगी कर चुका था, जबकि कुछ को अपने झांसे में लेकर ठगने की फिराक में था। निखिल नाम का अभियुक्त, जो कि अपने आप को सीबीआई का अधिकारी बताकर फर्जी नौकरी देने के नाम पे लोगों से पैसे लेकर ठगी करता था, उसको पकड़ा है। साथ में 70,000 रुपये, फेक आईडी कार्ड, कुछ कागज़ और डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं। मेरठ पुलिस थाना सदर बाजार में उसके खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही उसके गैंग के बाकी सदस्यों की भी तलाश की जा रही है। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसने किस किस को अपना शिकार बनाया है। ये खबर आपको सतर्क करने वाली है, क्योंकि यदि आपके पास कोई असली सोने के सिक्के बेचने आए तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ये खरीदे हुए सोने के सिक्के नकली निकल सकते हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा था यूपी के शाहजहांपुर में। हाँ, एसपी आनंद ने ऐसे ही एक गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह पर आरोप है कि ये गिरोह नकली सोने के सिक्कों को असली दिखाकर लाखों रुपए की ठगी करता था। ये पूरा मामला शाहजहांपुर के थाना बंडा इलाके का है, जहां पुलिस की संयुक्त टीम को पता लगा था कि इस इलाके में नकली सोने को बेचकर लाखों की ठगी करने वाले गिरोह सक्रिय हैं। इस बात की खबर लगते ही पुलिस ने जाल बिछाकर 3 ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 23 सिक्के, 3 तमंचे, नकदी, बाइक और कारतूस बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि ये ठग लोगों को खुदाई में सोने के सिक्के मिलने का लालच देकर उन्हें 2 असली सोने के सिक्के देते थे और जब उन्हें भरोसा हो जाता था तो ये ठग नकली
सोने के सिक्के देकर उनसे लाखों रुपए की ठगी कर रफू चक्कर हो जाते थे। बाद में जब इन सिक्कों की जांच कराई जाती थी तो ये सभी सिक्के नकली निकलते थे। ये गिरोह कई शहरों में इसी तरीके से ठगी कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने इस ठग गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। करीब 6 दशक के बाद कड़कड़ाती ठंड में भी चीन से सटे लिपुलेख और मिलम बॉर्डर पर भारतीय जवान मजबूती से डटे हुए हैं। भारत चीन युद्ध के बाद इस बार ये पहला मौका है जब 18,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय जवान भारी स्नोफॉल के बीच चप्पे चप्पे पर ड्रैगन पर निगाह जमाए हुए हैं। आपको बता दें कि लिपुलेख और मिलम बॉर्डर पर सर्दियों का सीजन तो दूर, गर्मियों में भी टिके रहना असंभव सा है। भारी बर्फबारी के बीच सीना चीरती बर्फीली हवाएं किसी के भी हौसले पस्त कर देती हैं। लेकिन भारतीय सुरक्षा जवान इस बार जाड़ों में भी इन इलाकों में मजबूती के साथ तैनात हैं। लद्दाख की घटना के बाद सेना, ITBP और SSB के जवानों ने चीन और नेपाल से लगे बॉर्डर पर हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। बीते सालों में जाड़ों के सीजन में ये इलाके पूरी तरह खाली रहते थे, लेकिन इस बार सुरक्षा बलों की मौजूदगी से ये आबाद हैं। 20 मिनट 20 खबरों में अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरें। पाकिस्तान के सिंध को अलग देश बनाने की मांग तेज हो गई है। रविवार को सिंध के सान कस्बे में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके हाथों में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई विदेशी नेताओं की तस्वीरें दिखाई दी। प्रदर्शनकारियों ने अपील की कि UW के विश्व के नेता सिंध को अलग देश बनाने में मदद करें। दरअसल रविवार को GM सैयद की 117वीं जयंती थी। GM सैयद को आधुनिक सिंधी राष्ट्रवाद का संस्थापक माना जाता है और उन्हीं की जयंती पर सिंध में ये प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य विश्व नेताओं की तख्तियों को उठाया ताकि सिंधु देश की स्वतंत्रता के लिए उनका हस्तक्षेप हो सके। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जामसोरो जिले में सैयद के गृहनगर में रविवार को आयोजित एक विशाल रैली के दौरान लोगों ने आजादी समर्थक नारे भी लगाए। उन्होंने दावा किया कि सिंध सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक धर्म का घर है, जिस पर ब्रिटिश साम्राज्य ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था और 1947 में पाकिस्तान के इस्लामी हाथों में दे दिया गया था। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका में इस वक्त सियासी गहमागहमी है और यहाँ चप्पे चप्पे पर पहरा है। संगीनों के साए में वो इमारत भी है जिसे अमेरिका का पावर सेंटर कहा जाता है। कैपिटल बिल्डिंग यानी अमेरिकी संसद भवन के इर्द गिर्द सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया गया है कि परिंदा भी पर न मार सके। दरअसल 20 जनवरी को अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह पर अमेरिकियों के साथ साथ पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। बुधवार को 46वें राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन शपथ लेने जा रहे हैं और इसी दिन कमला हैरिस शपथ ग्रहण करके देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेंगी। लेकिन अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI ने इस बात की आशंका जताई है कि इस शपथ ग्रहण समारोह में हिंसा को हवा दी जा सकती है। यही वजह है कि अमेरिका के सभी 50 राज्यों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, जबकि करीब 25,000 नेशनल गार्ड्स की तैनाती राजधानी वॉशिंगटन DC में कर दी गई है। अमेरिका जाने के लिए होंडुरस से निकले हजारों प्रवासियों की ग्वाटेमाला में सुरक्षा बलों के जवानों से झड़प हो गई। कोरोना की वजह से लंबे वक्त से दोनों देशों की सीमाएं बंद थीं, लेकिन जब ये सीमाएं खोली तो वहां की एक सीमा पर हंगामा खड़ा हो गया। होंडुरस के हजारों लोगों की भीड़ ग्वाटेमाला की सरहद पर तैनात जवानों से भिड़ गई, क्योंकि हजारों की भीड़ ग्वाटेमाला होकर अमेरिका जाने की जिद पर अड़ी थी। लेकिन ग्वाटेमाला प्रशासन नियमों का हवाला देकर उन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं दे रहा था। इसके बाद होंडुरस के बेरोजगारों की भीड़ सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगी, जिससे वहाँ के हालात बिगड़ गए। वहाँ मौजूद जवानों ने भी बिना किसी की परवाह किए उन पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। जो लोग आगे बढ़ चुके थे उन्हें जबरन लौटाया गया। इस दौरान भीड़ को काबू करने के लिए सुरक्षा बल के जवानों ने आंसू गैस के गोले भी दागे। इसके बाद सुरक्षा बलों की कार्रवाई से नाराज लोगों ने पथराव शुरू कर दिया और ये कई घंटों तक इसी तरह चलता रहा। इस झड़प में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। इंडोनेशिया में आई बाढ़ ने वहां के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है, जिसमें 12 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ से बेबस लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने में वहां की सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और पानी से घिरे हजारों लोगों को नावों की मदद से ऊंची जगह पर पहुंचाया गया है। इंडोनेशिया के बचाव दल का ये रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं रहा, क्योंकि वहां की नदियों का पानी तबाही मचाते हुए रिहायशी इलाकों में सैलाब बनकर घुसा है।
कालीमंतन प्रांत से आई तस्वीरें तो डरा देने वाली थी। वहाँ की सड़कों पर मानो नदी बह रही हो। इतना ही नहीं, कई मकान तो ऐसे दिखे जिनमें 2 से 4 फीट तक पानी भर गया। हालात इतने बिगड़ गए कि हर जगह पानी का कब्जा हो गया। सड़कों पर नाव चलने लगी और वो लोग जो घरों में फंस गए थे, नावों की मदद से ही सुरक्षित इलाकों की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। इस तबाही से निपटने के लिए वहाँ की सरकार ने सेना को भी उतार दिया है और बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है। वहाँ से आई एक तस्वीर में तो सेना के कुछ जवान एक शव को गाड़ी में रखते हुए भी दिखाई दिए। फिलहाल 20 मिनट 20 खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।